हमारे पास जो स्टाइपेंड आता है ना इन पॉकेट, टैक्स वगैरह कटने के बाद जो इन पॉकेट स्टाइपेंड आता है वो $1800 से लेके कमोबेश $1800 से लेके $2400-2500 तक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हमारे 70 to 80% स्टूडेंट्स की मोटिवेशन स्टाइपेंड है। मुझसे जब पूछा गया कि आप हमारी ही यूनिवर्सिटी में पीएचडी क्यों करना चाहते हो, तो मैंने उन्हें मेंशन किया वहाँ पे कि आप एक अच्छा स्टाइपेंड दे रहे हो। अगर मैं सारी बात को लमसम करूँ कि आपकी सेविंग कितनी होगी, जो असल क्वेश्चन है, जो हमारा इंटरेस्ट है सबसे बड़ा कि हमारी सेविंग कितनी होगी, यू कैन ईजीली सेव अराउंड $700 अ मंथ। जो भी स्टाइपेंड आपको मिल रहा है वो इतना इनफ है कि उसमें आप एक अच्छे तरीके से रह भी सकते हैं, खुद अकेले भी रह सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। एक्साइटेड हूँ, दैट्स गुड, लेकिन केयरफुल भी रहें। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। तो जब आप सच बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होते हो। वीज़ा इंटरव्यू को आपकी रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, उसने आपको जज नहीं करना, उसने आपको कुछ और चीज़ों पे जज करना है। उसने ये देखना है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आइदर वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग और वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स। सच बोलें और जो हमें पता हो, जो हमारी चीज़ हो, जो जेन्युइन हो, वही हमारी सीवी में मेंशन होनी चाहिए। और उस बारे में हमें अगर कोई भी किसी भी टाइम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हम बड़ा इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। कि यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, सच बोलें, रिलैक्स रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम हैदर है और मैं प्रोफेसर हूँ सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर। और आज मैं मौजूद हूँ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहजेब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे हैं, जैसा कि ट्यूशन फ़ी के बारे में आज हम बात करेंगे, वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे और इस तरह की जनरल बहुत सी डिस्कशन होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं शाहजेब तारिक, मैं यहाँ पे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है और मेरा लास्ट ईयर जो लास्ट इनटेक था 23-24 वाले सेशन से मैं यहाँ पे पीएचडी अपनी स्टार्ट की है। तो शाहजेब, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइपेंड पे, यानी जो स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, स्पेशली जो पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो वो कितना होता है, इसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे लगता है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शायद ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हमारे 70 to 80% स्टूडेंट्स की मोटिवेशन स्टाइपेंड है और इसमें डाउट नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं ये हमें मेंशन भी कर देना चाहिए। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जब इंटरव्यू था तो मैंने इसको मेंशन किया। मुझसे जब पूछा गया कि आप हमारी ही यूनिवर्सिटी में पीएचडी क्यों करना चाहते हो, तो मैंने उन्हें मेंशन किया वहाँ पे कि आप एक अच्छा स्टाइपेंड दे रहे हो। बाकी नो डाउट और चीज़ें थी, टेक्निकलिटीज़ थी, आपको अपनी रिसर्च का इंटरेस्ट, आप अपना जो काम करना चाहते हो उसकी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें जो काम जितना हो रहा है वो सारा भी मेंशन करें। लेकिन साथ में मैंने तो ये भी मेंशन किया था। तो ये नो डाउट ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मेरे यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जानने वाले दोस्त हैं जो मेरी फील्ड से हैं, कुछ मेरी फील्ड के अलावा भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। तो मैंने डेटा कलेक्ट किया जिसमें मैंने डिफरेंट स्टेट्स में से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे दोस्त हैं हमारे टेक्सास के अंदर हैं, फ्लोरिडा के अंदर हैं, पेंसिल्वेनिया के अंदर हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर मैंने लाइक मोर और लेस कोई 12 के करीब जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने क्रॉस द जेंडर जो है ना डेटा कलेक्ट किया। और उस डेटा को जब मैंने सारे को समराइज़ किया है तो मुझे उसमें एक जो चीज़ मिलती है वो ये है कि हमारे पास जो स्टाइपेंड आता है ना इन पॉकेट, टैक्स वगैरह कटने के बाद जो इन पॉकेट स्टाइपेंड आता है वो $1800 से लेके कमोबेश $1800 से लेके $2400-2500 तक है। तो वो
sorry, ये क्या यूनिवर्सिटी per टू month है ये? यूनिवर्सिटी जी पर मंथ है। अच्छा। यूजली जो स्टाइपेंड के ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो बाई वीकली होता है कि आपका पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो हाफ स्टाइपेंड आपका एवरी 2 वीक्स आपकी जो है ना अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। बिल्कुल ठीक। इन पॉकेट जो आ रहा है आफ्टर टैक्स और आफ्टर एवरीथिंग, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं ना, तो जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उसमें जैसे सबसे पहले अकोमोडेशन आ जाती है। तो अकोमोडेशन अब इसी तरह से है। फॉर इंस्टेंस अभी अगर मैं मिशिगन में रह रहा हूँ तो यहाँ पे अकोमोडेशन आई वुड से कि एक मीडियोकर लेवल पे है, लाइक उसकी कॉस्ट, ठीक है, एक एवरेज लेवल पे कॉस्ट है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात हो रही थी तो नेब्रास्का में, और मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि नेब्रास्का स्टेट के अंदर जो नेशनल एवरेज है उसका 8% लोअर है अकोमोडेशन की कॉस्ट। इसी तरह से मेरे दोस्त हैं वो फ्लोरिडा में है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो फ्लोरिडा में मियामी में और इस तरह की जगहों पे थोड़ी सी कॉस्ट हाई रेंट पे चली जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आती है अकोमोडेशन की। जब हमें यूनिवर्सिटी वीज़ा देती है, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की डेफिनेटली कैलकुलेशन होती है, एक टीम होती है, पूरा एक एनालिसिस के बाद ये लोग हमें वीज़ा जब देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टाइपेंड मिलता है। अब उस स्टाइपेंड में इनकी सारी कैलकुलेशन होती है कि इस क्योंकि स्टेट का टैक्स डिफरेंट है, हर स्टेट का टैक्स क्या है, हर स्टेट की अकोमोडेशन के एवरेज चार्जेस क्या हैं, तो उन सारों को देख के हमारा स्टाइपेंड जो है मंथली स्टाइपेंड सेट किया जाता है। अब जो अगर आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको $3000 मिल रहे होते हैं, कुछ टैक्स कटने के बाद जो भी उनकी पॉकेट में आता है, तो वो 3000 उनको मिल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली जो लाइक LA में, लॉस एंजलिस में किसी की यूनिवर्सिटी है, एक्सपेंसिव सिटीज़ की तरफ चले गए, न्यूयॉर्क की तरफ चले गए। इसी तरह से ऐसी स्टेट्स जहाँ पे टैक्स कम है, जहाँ पे अकोमोडेशन कंपैरेटिवली दे आर स्मॉलर टाउन, यूनिवर्सिटी स्मॉलर टाउन में है, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड उसी तरह से थोड़ा सा कम मिलता है। तो जो अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हैं वो $500 से $600 पर मंथ है। अब उसमें यूटिलिटीज़ भी मैं ऐड करके बता रहा हूँ आपको, और जो रेंट है, मंथली रेंट, वो भी ऐड करके बता रहा हूँ। और ये मैं आपको शेयर्ड अपार्टमेंट्स की बात बता रहा हूँ कि लाइक 3 बेड अपार्टमेंट है, लाइक आपका उधर लिविंग एरिया और किचन शेयर्ड है, अदरवाइज यू हैव योर ओन रूम एंड अटैच वॉशरूम। यहाँ पे तकरीबन 600 के करीब अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगा लें, 500 to 600 हमारे पास जो है लिविंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट है हमारे एक्सपेंसेस का, डेट इज़ ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी जो है, ग्रॉसरी एक्सपेंसिव नहीं है। एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि यार आपका ग्रॉसरी का कितना खर्च होता है, तो ही टोल्ड मी कि ये मंथ स्टार्ट हुआ और मेरे अभी तक $50 लगे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, मैन हाउ यू मैनेज इट इन जस्ट इन $50? एंड ही सेड लाइक मैं अक्सर तो अपने दोस्तों के पास खा लेता हूँ। तो जो इस तरह के कमाल लोग हैं, ख़ास तौर पे लड़कों में ये थोड़ा सा टैलेंट होता है, वो घूम फिर के जो खा लेते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी बहुत जगह पे स्नैक्स और खाना ऑफर हो रहा होता है, हर फ्री जगह पे पहुंच जाते हैं, तो उनका ग्रॉसरी का एक्सपेंस और भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो ग्रॉसरी का खर्च फॉर अ सिंगल पर्सन लाइक $250 पर मंथ इज़ अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी के जिसमें आपकी ग्रॉसरी बहुत अच्छी ग्रॉसरी होगी। और ये मैं अच्छे एंड्स पे ग्रॉसरी बता रहा हूँ, जिसमें आप डेफिनेटली, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी लव टू ईट मीट, हम मटन ले रहे हैं, हम चिकन ले रहे हैं, हलाल ऑप्शंस कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे होते हैं अक्सर जगहों पे, तो ये उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसे बहुत हाई रेंट पे भी ले जाते हैं, $300 पर मंथ रख लेते हैं, तो हमारे पास $300 पर मंथ ये मोर देन एनफ है। और उसके अलावा आउटिंग के लिए, होटलिंग के लिए थोड़ा सा, या कुछ और एक्सपेंसेस, आप कुछ शॉपिंग और ये वो इस तरह करके $100 से $200 हैं। मोबाइल फ़ोन के लाइक लोगों ने $15 से स्टार्ट करते हैं पैकेजेस लेना पर मंथ, $15 से 20-25 तक। स्टूडेंट इससे ऊपर नहीं जाता यूजली, या $30 मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर मैंने किसी स्टूडेंट का सुना नहीं है, बिकॉज इसमें आपको वो पैकेजेस मिल जाते हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड जो है ना टॉक टाइम मिलेगा, और उसके अलावा
लाइक 15 GB और 10 GB डेटा मिल जाता है। बाकी हर टाइम आप अपार्टमेंट पे, यूनिवर्सिटी पे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी हर्डल नहीं होती। अगर मैं सारी बात को लमसम करूं कि आपकी सेविंग कितनी होगी, जो असल क्वेश्चन है, जो हमारा इंटरेस्ट है सबसे बड़ा कि हमारी सेविंग कितनी होगी, तो यू कैन ईजीली सेव अराउंड $700 अ मंथ। तो यानी तकरीबन आपने बताया कि $600 जो है वो शेयर Living अकोमोडेशन में रेंट है जी। तकरीबन $300 जो हैं वो ग्रोसरीज हैं और इसी तरह तकरीबन $30 के करीब जो है वो सेलफोन है और $200 में चलें और डाल लेता हूँ जो मिसलिनियस चार्जेस कर लें। मिसलिनियस में ही आप सेलफोन की भी ऐड कर लें, ठीक है। बिकॉज इतने तो miscellaneous- तकरीबन $700 मंथली बंदा सेव कर लेता जी। है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए, अगर एक बंदा अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, लेट्स से कि वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आ रहे हैं और उनके 1 या 2 बच्चे भी हैं, तो अब वो चाहते हैं कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट लें, तो उनका एकोमोडेशन, उनकी ग्रोसरीज, उनका खर्चा थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जैसे है कि इत्फाक में बरकत है, तो डेफिनेटली वो इकट्ठे एक पूरे घर के लिए ग्रॉसरी कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट जो है अगर एक बंदे की 250 में हो रही थी, तो अब हस्बैंड वाइफ की और साथ में अगर 1-2 हम किड्स भी उनके सोच लें कि वो भी हैं, तो स्टिल उनकी ग्रॉसरी 400 से एक्सीड नहीं करती। ठीक है। और ये भी मैं 3 डिफरेंट फैमिलीज के जो स्टैट्स मेरे पास हैं उसकी बेसिस पे बता ठीक रहा है। हूँ। और रेंट के बारे में बताइए कुछ। और रेंट में ये है कि फिर आप डेफिनेटली आप पर्सनल अपार्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग इवन फैमिलीज़ में जिनके सिर्फ स्पाउस आ रहे हैं और बेबीज़ नहीं हैं, तो दे प्रेफर टू लाइक रेंट एन अपार्टमेंट विद 1 बेडरूम। तो वो 1 बेडरूम वाले जो हैं वो लाइक $750 to $800 आपको कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। नो डाउट हायर एंड तो कहीं पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा अपार्टमेंट $750 के अराउंड, और उसमें अगर हम यूटिलिटीज़ और ये कर लें ऐड, तो लाइक $750 to $900 में आपको सिंगल बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर आप 2 बेड की तरफ जाते हैं तो आपको लाइक यू कैन से फ्रॉम 800 to 1100 इस रेंज में मिल जाते हैं। और यूजली हमारे पास ये होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट लिस्ट में जाना पड़ता है कि जो मैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जब वो आएंगे डेफिनेटली उन्हें अपार्टमेंट चाहिए, तो वो अप्लाई करते हैं और फिर उनके लिए डेजिग्नेटेड अपार्टमेंट्स हैं। और वो अपार्टमेंट्स यूजली अच्छे भी बहुत होते हैं, उनकी यूटिलिटीज़ वगैरह इंक्लूडेड होती हैं। और इवन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पे $950 पर मंथ में वो मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में $1000 पर मंथ में है विद नो अदर यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ का अलग से कुछ भी चार्ज नहीं उनको हो रहा। तो इस तरह से लाइक आप कह सकते हो कि $1000 के करीब आसानी से वो एक जो है ना अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिसके अंदर सारी उनकी यूटिलिटीज़ कवर हो जाती हैं। $400 हम उनका रख सकते हैं ग्रॉसरीज़ का। और बाकी हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड कर दूँ कि अगर किसी के बच्चे हैं तो यूजुअली उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक आपको बच्चों के डायपर्स और इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, जो आप जिधर लाइक लिविंग कम्युनिटी जो है उन्होंने बनाए होते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं और वो उसी में कवर हो जाती हैं। तो यानी हस्बैंड और वाइफ अगर उनमें से एक PhD स्टूडेंट है और अगर एक ही को स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो उस 3 या 4 लोगों की फैमिली के लिए इनफ होता है और वो आराम से उसमें अपना खर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी जानने वाले हैं। अब तो इधर आके देखा है बाकी मुल्कों के भी हैं, हमारे पाकिस्तान के भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो सारे रह रहे हैं और उनमें मेजॉरिटी ऐसे ही हैं कि जो एक स्पाउस में से कोई एक मेंबर जो है वो यहाँ पे PhD कर रहे हैं और एक मेंबर को ही जो है ना स्टाइपेंड मिल रहा है। और बिकॉज अगर आप F1 वीज़ा पे हो तो आपका जो स्पाउस होगा वो F2 वीज़ा पे आएगा, और F2 वीज़ा पे वो कोई वर्क नहीं कर सकते, लेकिन F1 वीज़ा पे आपको इतना स्टाइपेंड मिलता है कि आपकी फैमिली, आपकी लाइक फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर अ मेल स्टूडेंट, तो आपकी जो वाइफ है और आपके अगर किड्स हैं तो आप
ईजीली मैनेज कर सकते हो, ईजीली मैनेज हो जाता है। बिकॉज़ यूजली जो है आपके जो बच्चे हैं या आपकी जो स्पाउस हैं उनकी जो इवन मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आपकी यूनिवर्सिटी बेयर कर लेती है। और फॉर इंस्टेंस अगर नहीं बेयर करती तो लाइक आई हैव अ केस जिधर मेरे एक दोस्त जो हैं वो $212 अ मंथ अपनी वाइफ का पे कर रहे हैं। स्टिल ही सेज लाइक कि स्टाइपेंड इतना है कि मैं बड़े आराम से मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अमेरिका में जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके लिए, उसमें अगर आपके बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो बिल्कुल फ्री हैं। यानी अगर आपके 1, 2 या 3 बच्चे हैं और आप यहाँ पे PhD कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो तमाम पब्लिक स्कूल्स फ्री होते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना होगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड स्टाइपेंड सेट किया हुआ है वो एक मिनिमम स्टाइपेंड यानी एक वो मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है जो भी स्टाइपेंड आपको मिल रहा है वो इतना इनफ है कि उसमें आप एक अच्छे तरीके से रह भी सकते हैं, खुद अकेले भी रह सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो आपको इतना कम स्टाइपेंड ऑफर करें कि जिससे आपका रोज़ाना का खर्चा वहाँ से ना निकले, तो ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ आपने जो स्कूल की बड़ी शानदार मेंशन की कि यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें इनफैक्ट एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जो मेरे नॉलेज में है कि आपके बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफर होती है, और उसके अलावा इवन लंच और ब्रेकफास्ट भी ऑफ़र होता है। डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा वो उसको जो है ना लाइक करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अच्छा, चलें अब अगली तरफ हम जाते हैं। अगले हम बात करते हैं वीज़ा के बारे में कि अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आजकल ऑफ़र्स आ रही हैं या फिर इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में उनको ऑफ़र्स आएंगी और वो लोग अपने F1 वीज़ा के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा हमें प्लीज़ हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा स्टेप बताइए कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वीज़ा के लिए जब उन्होंने अप्लाई करना है। तो जब हमने अप्लाई करना होता है तो ये हमारा वो टाइम होता है जब हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। डेफिनेटली हम एक स्कॉलरशिप विन करते हैं, स्कॉलरशिप विन किया है, आप में एक एक्साइटमेंट है, एक आपके माइंड में चल रहा है कि अच्छा अब मुझे जाना है। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक्साइटमेंट में भी हमने समझदारी का एलिमेंट अपने हाथ से नहीं जाने देना। बिल्कुल सही। हमें हर चीज़ बहुत ही सिस्टमाइज वे से करनी है, हमें प्रिपेयर्ड होके हर चीज़ करनी है। तो वीज़ा प्रोसेस जो है, वीज़ा का जो स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। और उसको बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की ज़रूरत है। इन जनरल क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले यूनिवर्सिटी जब आपको एक एक्सेप्टेंस भेजती है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके लिए I-20 फॉर्म जो है ना वो जनरेट करेगी और वो आपसे शेयर करेगी। उस I-20 फॉर्म के ऊपर आपकी बहुत सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, लाइक आपका इनटेक का सेशन मेंशन होगा, उसके अलावा आपकी जो स्टाइपेंड है जो आपको वो देंगे, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि ट्यूशन फ़ी कितनी है जो यूनिवर्सिटी आपके एंड से कवर करेगी। और डेफिनेटली यूजुअली जो फुली फंडेड हमारे हैं उसमें हमारी सारी की सारी ट्यूशन फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी कवर करती है। तो यूनिवर्सिटी उसमें वो डिटेल्स जो है इन डिटेल्स मेंशन करती है कि आपको इस तरह से स्टाइपेंड मिलेगा और ये आपके एक्सपेंसेस हैं। उसी में मेंशन होती है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी और सारा कुछ। उसके अलावा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन होती है, डेट इज़ योर सर्विस ID। तो सर्विस ID जो है ना ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। जैसे ही हमें I-20 मिल गया उसके बाद हमने DS-160 है फॉर्म वो फिल करना है। अब DS-160 पे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो होगी कि लाइक आपका इंस्टीट्यूट, उसका एड्रेस, उसका एक पासवर्ड होता है, उसके अलावा आपकी सर्विस ID है, सॉरी दैट्स नॉट पासवर्ड दैट्स ID, आपके इंस्टीट्यूट का ID है, और इसी तरह से सर्विस का ID है। ये कुछ चीज़ें आपको अपने उस I-20 फॉर्म से चाहिए होंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं आपने अपनी पर्सनल देनी है, लाइक उसमें कुछ आपकी फॉर इंस्टेंस आपके स्पाउस की इंफॉर्मेशन है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें डालनी है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ अपने नाज़रीन से कहूँगा कि जब भी वो DS-160 फॉर्म फिल करें उसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल नाम के स्पेलिंग्स हैं, आपके नाम के स्पेलिंग्स हैं, आपके स्पाउस के नाम के स्पेलिंग्स हैं,
या आपके जो और डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं या वालदैन के नाम के स्पेलिंग्स हैं, वो बहुत एक्यूरेटली आपने फिल करना है। मेक श्योर करना है कि वही स्पेलिंग्स हों जो कि I-20 पे हैं, वही स्पेलिंग्स हों जो कि पासपोर्ट पे हैं, ताकि किसी किस्म की गलती का कोई गुंजाइश ना हो। क्योंकि बहुत से लोग जल्दी में फॉर्म फिल करते हैं और उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप इन फॉर्म्स को बहुत ही डिलीजेंटली और बहुत केयरफुली प्रिपेयर करें। एक्साइटेड हों, दैट्स गुड, लेकिन केयरफुल भी रहें। जी। तो कोई भी ऐसी मिस्टेक या ऐसा एरर हमने नहीं करना कि जिसकी बेसिस पे हमें कोई इशू का सामना करना पड़े। फिर उस सर्विस की एक फ़ी होती है जो हमने फ़ी सबमिट करवानी होती है बैंक में, और वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो एम्बेसी है उसका किस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किसके साथ वो डील कर रहे हैं, वो मेंशन होता है। आई डोंट नो द नेम ऑफ द बैंक राइट नाउ विच इज़ डीलिंग विद द फ़ी, लेकिन हमें क्या होता है कि फ़ी जो है वो थोड़ा सा हर 15 डेज़ के बाद एम्बेसी जो है बैंक के साथ वो कर रही होती है, उसको अपडेट कर रही होती है, क्योंकि हमारा डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है। तो जब मैंने पे किया था तो 48,000 था। अभी जो है जो रिसेंट स्टूडेंट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इट्स लाइक 55,000 के अराउंड है। तो वो फ़ी हमने जाके बैंक में पे करनी है, उसकी स्लिप हमने अपने पास रखनी है, और जो फ़ी पे करने से पहले उसका चालान नंबर, जब हम DS-160 फिल करके उसे कंप्लीट करके सबमिट करेंगे तो चालान नंबर जनरेट होगा। वो चालान नंबर हमने पुट करके उसकी फ़ी जो है DS-160 की बैंक में पे करनी है और उसकी स्लिप अपने पास सेव रखनी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दो फीसें बच्चों ने अदा करनी है। एक वीज़ा फीस जो कि DS-160 की है, और इसके अलावा सर्विस फीस। फिर उसके बाद क्या है, हमने वो फ़ी पे की, उस फ़ी के बाद हमने वो अपने पास स्लिप रखी और वो अपडेट हो जाएगी फ़ी। फिर उसी की बेसिस पे जब वो फ़ी अपडेट हो जाएगी, हमने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अपना वीज़ा इंटरव्यू स्केजुअल करना है। ठीक है। हम डेफिनेटली हम सारे ये चाह रहे होते हैं कि हमें जितना जल्दी डेट मिल सके हम वो डेट लें। बिल्कुल सही। तो आपने डेफिनेटली अपनी बाकी ज़िंदगी की मसरूफियात के हवाले से और पॉसिबिलिटीज़ को देख के गिवन डेट में से आपने कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए। वीज़ा इंटरव्यू की डेट्स जो हैं वो रीस्केजुअल भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उसकी कुछ टर्म्स हैं, उनको देखते हुए। तो आपने वीज़ा इंटरव्यू की लिए जाना है, जो आपका डेजिग्नेटेड दिन होगा उस दिन आपने पहुंचना है, कोशिश करें अर्ली पहुंचे। अब जब आप DS-160 फिल कर रहे होते हैं और आपने वीज़ा के लिए जाना है तो DS-160 पे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं जो आपने हर सूरत में लेके जाने हैं। अब उसमें मेंशन होता है एक आपकी फ़ोटो, आई गेस 2 फोटोज़ चाहिए होते हैं, और उस फोटो का एक जो स्पेसिफिक साइज़ है वो मेंशन है, वो आपके DS-160 पे मेंशन होगा, और फ़ोटो जो है वो फ्रेश फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपकी वो जो DS-160 की फ़ी पेमेंट की स्लिप है वो होनी चाहिए लाजमी, डेट इज़ प्रूफ कि आपने फ़ी पे की हुई है। इसके अलावा आपके पास आपका I-120 फॉर्म होना चाहिए। I-20 फॉर्म होना चाहिए। I-20 फॉर्म के नीचे आपने अपने सिग्नेचर, वहाँ पे डेट मेंशन की, और आपके लाइक गार्डियन में पेरेंट्स के सिग्नेचर की जो भी प्लेस होगी तो काइंडली उनसे भी सिग्नेचर करवा के फिर लेके जाइएगा। तो अच्छा, वो ऐसे नहीं होता कि जो बंदे 18 से नीचे होते हैं वो अपने पेरेंट और गार्डियन के सिग्नेचर उनको चाहिए होते हैं, और जो बंदे 18 साल से ऊपर के होते हैं तो वो खुद से साइन करते हैं? Is that true? मे बी डॉक्टर साहब चीज़ें थोड़ा सा वेरी करती होंगी, और जितना मुझे अपने फॉर्म का याद है तो उसमें इस तरह था कि पहले मेरा नाम था, मेरे सिग्नेचर की जगह थी, और साथ में डेट, और फिर उसके अलावा मेरे फादर का नेम था, उनके सिग्नेचर की जगह थी, और फिर डेट। बाहर कैफ अगर ये ज़रूरी है, वहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने फादर के या किसी भी पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाएं, तो वहाँ से ज़रूर करवाइए आप। जी, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, DS-160 फॉर्म है या I-20 है, इन सारों को अच्छे से गो थ्रू करें। उनके अंदर जो डिटेल्स आपको पुट करनी है उन्हें पुट करें, और जो चीज़ें आपकी वैसे रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब हम आखिर में बात करते हैं कि अब इंटरव्यू के लिए आप पहुंच गए हैं, तो अब कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, और क्या क्या सवाल एक्सपेक्ट करें? इंटरव्यू में पहुंचने से थोड़ा सा पहले हम वापस पीछे आते हैं। तो हमारे एक तो है रिक्वायर्ड और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो कि मेंशन है DS-160 पे। सही। और फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेटेजी,
अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है फॉर इंस्टेंस, और ये एक्सपीरियंस की बेस पे है, जैसे मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने गाइड किया था कि आप जा रहे हैं, अब वीज़ा इंटरव्यूअर है, वो आपको इंटरव्यू कर रहा है और वो आपसे कुछ भी पूछता है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ होने चाहिए एडिशनल, जैसे कि आप अपना सीवी लेके जाएं। मेरा सीवी उसने देखा था, लिया, उसको थॉरली देखा और मेरे सीवी में से मुझसे क्वेश्चन किए। वो हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन। आपका जो पोटेंशियल सुपरवाइज़र है उसका सीवी आपके पास हो, ताकि पता चले कि वो जो काम करवाते हैं और आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है और वो जो उनका रिसर्च एरिया है वो ओवरलैप हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर किसी के पास सीवी नहीं है तो वो वेबसाइट से उनके अपने प्रोफेसर की कुछ डिटेल्स को प्रिंट कर ले, क्या वो भी ठीक है? डॉक्टर साहब, ऐसे होता है कि जब आप वेबसाइट पे जाते हैं और जब आप किसी भी लैब की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो आपके लैब के हेड हैं तो उनका सीवी गिवन होता है। फॉर इंस्टेंस अगर नहीं है, जैसे मेरे केस में था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने डायरेक्टली सुपरवाइज़र जो मेरे पोटेंशियल हो सकते थे या जिनकी लैब में मैं इंटरेस्टेड था, मैंने उनको ईमेल की, उनको मैंने लिखा कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू है, मुझे MSU से एडमिशन ऑफ़र आ चुकी है। MSU में मैंने पहले भी मेंशन किया था और अभी भी यही है कि मैं आपकी लैब में इंटरेस्टेड हूँ। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं आपकी लैब ज्वाइन करूँगा, तो मुझे उसके लिए आपका सीवी चाहिए कि जो मैंने वीज़ा इंटरव्यू फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे डिमांड करे तो मैं आपका सीवी दिखा सकूं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन से अपना सीवी शेयर कर बिल्कुल दिया। तो आप डायरेक्टली जो है सुपरवाइज़र को ईमेल ठीक है। करके उनसे सीवी ले सकते हैं, गिवन है ठीक तो है। वो सीवी आप वहाँ से भी डाउनलोड ठीक कर सकते हैं, वेबसाइट से भी। उसके अलावा एक अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लान बना लें, डेफिनेटली अगर आप टेक्निकली बनाएंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट्स यूजुअली थोड़ा सा करेंगे कि कैसे बनाऊं, मुश्किल है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। आप थोड़ा सा काम को किसी के कुछ पेपर्स देख के, उसका एब्स्ट्रैक्ट देख के उसे अपने लफ्ज़ों में लिख लें और अपना इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दें। उस तरह से बनाया जा सकता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें कुछ कीवर्ड्स मैच होते हों, जो कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड, आपका रिसर्च इंटरेस्ट और जो जिस लैब में आप जाना चाहते हो उनमें कॉमन हो। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बड़ा अच्छा होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, काम किया हुआ है, इनकी इंटेंशन, डायरेक्शंस क्लियर है, ये वाकई ही रिसर्च के लिए जा रहे हैं। अब आते हैं कि हमारा जब वीज़ा इंटरव्यू है तो उसमें क्या हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे और हमें किस तरह से आंसर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा लिबोरियस और हेक्टिक काम है ये सारा प्रोसेस अनटिल के आप वीज़ा ऑफिसर के सामने पहुंचते हो। आपको पहले जाना है, कुछ लाइंस में लगना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, फिर आपको वहाँ से जो है ना वो लेके रिस्पेक्टिव एम्बेसी में जाएंगे। डेफिनेटली हम US की बात करें तो US एम्बेसी में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे भी फर्दर लाइंस में लगना है, बायोमेट्रिक होनी है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आपके पास अपनी एक अगर वाटर बॉटल आप रखना चाहते हो तो आप अपने पास रख लो, और डॉक्यूमेंट्स आप अपने किसी फाइल में किसी अच्छी तरह से कैरी करें, बिकॉज एक लंबा प्रोसेस है। आपको 3-4 घंटों से लेके 7-8 घंटों तक भी लग सकता है टाइम, डिपेंड करता है कि रश कितना है और एम्बेसी कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। एक तो आप उसी तरह से अपना पहन के अपने शूज़, डेफिनेटली आपको बहुत लंबी लाइंस में लगना है तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप अपने कुछ जॉगर्स या कोई ऐसे शूज़ पहन के आएँ कि जिसमें आप सारा दिन खड़े हो सके और आपके पाँव दर्द ना करें। अब हम टेक्निकल बात की तरफ आते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू में डेफिनेटली वो जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा हमेशा से, और विद टाइम वो मोर स्पेसिफिक होता जाता है। डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कुछ मेरे दोस्त, जब मैंने आना था मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो कुछ बता रहे थे जिनका ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट हुआ था वीज़ा, तो उनमें से ये था कि बस नाम पूछा, ये पूछा कहाँ से आ रहे हो, क्या इंटरेस्ट क्या है और फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये 3-4 क्वेश्चन उनसे पूछे और दे जस्ट सेड के लाइक कंग्रेचुलेशंस कि आपका वीज़ा जो है ना एक्सेप्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि उनके माइंड में पहले से चल रहा होता है कि हमने इसे वीज़ा देना है या नहीं देना, क्योंकि उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से है सारी। लेकिन कुछ चीज़ें आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करती हैं। लाइक मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो 9 मिनट से ज़्यादा का हुआ था,
तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, तो हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम एक दूसरे के टाइम को नोटिस करेंगे कि कितने टाइम के लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो मेरा इंटरव्यू 9 मिनट से ज़्यादा के लिए हुआ था। अब मुझे शुरू में उसने थोड़े से जेनेरिक से क्वेश्चन पूछे, नाम, इंट्रोडक्शन पूछा कि इंटरेस्ट क्या है, करने क्या जा रहे हो, फंडिंग कहाँ से होगी, फिर रिसर्च का पूछा, फिर सुपरवाइज़र की रिसर्च का पूछा, फिर मेरे काम का पूछा। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता गया विद टाइम। फंडिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं अप्लाई करने के टाइम भी यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शंस देती है कि आप क्या करना चाहोगे, फंडिंग किस प्रोसेस, किस मेथोडोलॉजी के थ्रू आपको मिले। तो उसमें एक ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप है, अगर उसके अलावा रिसर्च असिस्टेंटशिप है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो मेरा क्योंकि ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप की बेसिस पे हुआ था, तो मैंने उन्हें, जब उन्होंने पूछा कि फंडिंग क्या होगी, तो मैंने उन्हें बताया कि आई विल बी वर्किंग एज GTA, ग्रेजुएट टीचर असिस्टेंट। तो मेरी फंडिंग वहाँ से आएगी। फिर उन्होंने मेरा CV लिया। इवन देखिए, अब मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन हमें लेके जानी है। मैंने उन्हें CV दिया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो आपके पोटेंशियल सुपरवाइज़र हो सकते हैं उनका CV। तो मैंने उनका CV भी दिया। मैंने साथ में खुद से निकाल के मैंने कहा ये मेरा रिसर्च प्रपोजल भी है, ये मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया, ये हमारी रिसर्च और इंटरेस्ट ओवरलैप होता है। उन्होंने पहले मेरे पोटेंशियल सुपरवाइज़र का CV देखा, उसके लाइक इट वाज मोर देन 10 पेजेस CV। तो उन्होंने सारा CV देखा, उसको ओवरलुक किया और फिर उसको देखा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने मेरा CV उठाया और मेरे CV में से मुझसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा, ये काम, ये रिसर्च प्रोजेक्ट था तुम्हारा, तो इसमें क्या किया है तुमने। तो मुझसे उसने टेक्निकल क्वेश्चंस भी किए, तो मैंने उनको आंसर किया और मैंने फिर बताया कि अच्छा, ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था, इसमें ये किया और इसका एप्लीकेशन ये थी। डेफिनेटली वो मुझसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो नहीं कर सकते थे, ना उन्होंने किए, लेकिन एक ओवरऑल, एक जेनेरिक और एक ओवरव्यू के लिए, एक ब्रॉडर पिक्चर के लिए उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा कि आपका काम क्या था और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। यानी तो आप ये भी कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना CV साथ जब लेके जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ CV में पता हो, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द CV। इसकी की ये है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। वेरी गुड। बिकॉज जब आप सच बोल रहे हो तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो कि चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस मैंडेटरी है हर जगह पे, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो जब आप सच बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप द वे यू आर स्पीकिंग, वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंट होती हैं। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सच बोलो। वीज़ा इंटरव्यू को आपकी रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, उसने आपको जज नहीं करना, उसने आपको कुछ और चीज़ों पे जज करना है। उसने ये देखना है कि आपकी इंटेंशन क्या है। मुझे जो समझ में आता है कि जो मेन चीज़ वो जो देखना चाहते हैं, वो इंटेंशन हमारी देखना चाहते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए हम वीज़ा लेने आए हैं, आइदर वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग और वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स। तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं। सच बोलें, और जो हमें पता हो, जो हमारी चीज़ हो, जो जेन्युइन हो, वही हमारी CV में मेंशन होनी चाहिए। और उस बारे में हमें अगर कोई भी किसी भी टाइम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हम बड़ा इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो की यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, सच बोलें, रिलैक्स रहें, आंसर करें उसके क्वेश्चंस का। इंटरव्यू के हवाले से बाहर कैफ मैं अगर इसको समराइज़ करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जेन्युइन रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और कंडीशन को परसीव करके अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ बताना पड़े, इन डिटेल्स बताना पड़े तो बताइए। अदरवाइज़ आप टू द पॉइंट रहें और एक बड़े हम्बल और अच्छे वे से कम्युनिकेट करें। आखिर में ट्यूशन के हवाले से, स्टाइपेंड के हवाले से, या वीज़ा प्रोसेस इन जनरल, इसके हवाले से आप मेरी नाज़रीन को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फ़ी कवर्ड होगी, आपका इंश्योरेंस कवर्ड होगी, आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा जिससे आपके अपने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से निकलेंगे। इफ़ यू आर सिंगल तो आपकी एक मुनासिब सी सेविंग भी हो जाएगी जिससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं तो भी आप बड़े अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पे। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है, जेन्युइन रहना है,
और आपका जो एम है उसी को वो देखना चाहता है, और उसे समझ आना चाहिए कि आप रिसर्च के लिए और डिग्री के लिए आ रहे हैं। चलिए शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Okay. आपने हमें इतना वक्त दिया। Thank you, Dr. सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद योर एप्लीकेशंस।